आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। एक तरफ दुनिया में हाहाकार है और दूसरी तरफ खबर यह है कि ये जो मौतें हो रही हैं कोरोना की वजह से, जो शमशानों में ढेर लगे हैं, देखिए कब्र खोदी गई यहां से वहां तक इजराइल में। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अब एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत ताकतवर मुल्क के पूर्व विदेश मंत्री का कहना है दरअसल ये जैविक आतंक है। ये इटली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रकों में लाशें भरकर ले जाई जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नजदीकी का कहना है कि यह दरअसल जैविक आतंक है। यह देखिए इंडोनेशिया में हजारों मौतें हुई हैं, इसके पीछे वजह जैविक आतंक है जिसे बायो टेरर कहा जा रहा है। बायो टेरर बेशक पहली बार आपने नाम सुना होगा, यह टर्म पहली बार इस्तेमाल हुआ है कि भारत में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, इसके लिए जिम्मेदार है बायो टेरर। तो सवाल यह है कि आखिर हम और आप सब उसी बायो टेरर के जद्दोजहद में हैं। हम और आप क्या सब चीन का किया धरा जैविक आतंक को भुगत रहे हैं? क्योंकि चीन की जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में ताबूतों में शवों को रखकर बंद किया जा रहा है। भारत में शमशान में कतारें हैं, लेकिन चीन में जश्न है। तस्वीर देखिए जरा, चीन की सरकारी वेबसाइट है यह, चीन की सरकारी वेबसाइट, और 2 तस्वीरें अगर फुल स्क्रीन इन तस्वीरों को दिखाएं। पहली तस्वीर देखिए जिसमें लिखा है अब चीन में आग लगती है। जब चीन में आग लगती है तो रॉकेट उड़ता है, कहने का मतलब ये। और भारत की तस्वीर का मजाक उड़ाया गया। फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए। जब भारत में आग लगती है तो सिर्फ शव जलाए जाते हैं। अगर फुल स्क्रीन ये तस्वीर में दिखाऊं कि शव जलाए जाते हैं, यानी भारत में आग लगेगी तो शव ही जलाए जाएंगे, और चीन में जब आग लगेगी तो विज्ञान आगे बढ़ेगा, रॉकेट उड़ेगा। फुल स्क्रीन ले लें अगर ये तस्वीरें, ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए जरा। फुल स्क्रीन तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे चीन में जश्न मनाया जा रहा था। देखिए पहली तस्वीर, ये चीन की सरकारी वेबसाइट पर तस्वीर डाली गई और फौरन ये तस्वीर हटा ली गई। चीन भारत में होने वाली मौतों का मजाक उड़ा रहा है, चीन दुनिया में होने वाली मौतों का मजाक उड़ा रहा है। चीन कह रहा है जब चीन में आग लगती है तो सिर्फ रॉकेट ही उड़ता है, यानी तकनीक में, विज्ञान में, साइंस में चीन सबसे आगे है, यह बताना चाह रहा है। और हिंदुस्तान का मजाक देखिए कैसे उड़ा रहा है। जो हिंदुस्तान में शमशान में लाशें जलाई जा रही हैं, चीन का कहना है कि ये लाशें जलाई जा रही हैं क्योंकि जब भारत में जब भी आग लगेगी तो शवों में ही आग लगेगी। हिंदुस्तान में जब भी जलाए जाएंगे वो शव ही जलाए जाएंगे। चीन भारत का कैसे मजाक उड़ा रहा है इस फुल स्क्रीन तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। और चीन ने डर के मारे फौरन इन तस्वीरों को हटा दिया। चीन ने, मैं आपको बताऊं, चीन ने डर की वजह से इसे फौरन हटा दिया है। आइए आपको दिखाते हैं। तो सवाल यही है, चीन के ऊपर पहले से शक था, यह शक अब यकीन में बदल रहा है जब चीन में मौतों पर जश्न मन रहा है। चीन ने बाकायदा सबूत मिटाने शुरू कर दिए। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं चीन की वेट मार्केट की तस्वीरें। ये जो आप देख रहे हैं, इस मार्केट में जंगली जीव बिकते थे, ये मार्केट गायब हो गई है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। यहां जिंदा सांप, जिंदा बिच्छू, जिंदा नेवले इस मार्केट में देखिए बाकायदा प्राइस लगे हुए कि सांप कितने के मिलेंगे। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें दिखाएं, चीन के वेट मार्केट की तस्वीरें। इसे वेट मार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मार्केट में जंगली जानवर बिकते हैं और अमूमन यहां पर गीला रहता है पूरा मार्केट, इसलिए इसे वेट मार्केट कहते हैं। और इस मार्केट की हकीकत अब क्या है, चीन ने सबूत को पूरी तरह से मिटा दिया है। आइए आपको दिखाता हूं मैं चीन ने क्या किया है। उस मार्केट की दूसरी तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा, यह है वेट मार्केट। पूरा मार्केट बंद कर दिया है चीन ने, यहां से यहां तक। इसी मार्केट में वो जंगली जानवर बेचे जा रहे थे। ये पूरा मार्केट शटर डाउन है, देखिए पूरा मार्केट गायब है। यहां फल बिकने लगे, यानी अगर जांच के लिए कोई जाएगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चीन ने, देखिए पूरा मार्केट, फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें मैं दिखाऊं, इस पूरे मार्केट के अंदर की तस्वीरें 2 विंडो में अगर मैं दिखाऊं, पहले इस मार्केट में कैसे हलचल रहती थी और अब मार्केट की हालत क्या हो गई, ये देखिए जरा तस्वीरें। चीन का ये वही मार्केट है जहां जंगली जानवर बिका करते थे। एक्सक्लूसिव 2 तस्वीरें देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं चीन का वो वेट मार्केट जिसमें जंगली जानवर बिक रहे थे, और दूसरी तस्वीर आप चीन की देख रहे हैं क्योंकि रिपब्लिक के रिपोर्टर अनिल तिवारी इस वक्त खुद चीन के वुहान में मौजूद थे। उन्होंने एक्सक्लूसिव तस्वीर भेजी है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं चीन के उस वेट मार्केट की जिस पर सबसे ज्यादा शक था, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस जगह की जो अब पूरी तरह से बंद कर दी है डर के मारे। हमारे सहयोगी रिपब्लिक के रिपोर्टर खुद वहां मौजूद है, अनिल तिवारी की रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसी वेट मार्केट से। देखिए जरा रिपोर्ट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सी फूड मार्केट है जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। ये वही बाजार है जहां पर वायरस
बहुत सारे मामले आए थे और उसके बाद ये बाजार पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वुहान में हम मौजूद हैं, ये सी फूड मार्केट जो दुनिया भर में जिसने जो बहुत ही उसकी खबरें आई थी सामने, लेकिन इसके बाद यहाँ चीन सरकार ने इस मार्केट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब यहाँ पर सुनने में आया है कि इस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा या इसमें कुछ और इसको काम में लाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो सी फूड है, वेट मार्केट, फिश है, मछली, वो अब यहाँ पर कुछ नहीं मिलती है। ये बाजार पूरी तरह से बंद है। तो हमारे सहयोगी अनिल पांडे जो कि खुद चीन में मौजूद थे, उसी मार्केट में मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर की कुछ और जानकारियां जो अनिल ने जुटाई हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं ये तस्वीरें। देखिए, यानी न सिर्फ वेट मार्केट बल्कि चीन की ये लैब, वुहान लैब की तस्वीरें अगर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए वुहान लैब के अंदर की तस्वीरें। ये लैब पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि वायरस इसी लैब से लीक हुआ है। यानी ये जो लाखों मौतें हुई हैं पूरी दुनिया में, ये वायरस, ये देखिए इस लैब के बाहर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें दिखाऊं। इसी लैब से वायरस लीक हुआ कहा जा रहा है। इस लैब के अंदर बाकायदा वायरस बनाए जाते हैं, इस लैब में वायरस बदले जाते हैं, इस लैब में वायरस को पैदा किया जाता है। यह है इस लैब की हकीकत। लेकिन आपको दिखाऊं इस लैब में होता क्या है, मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं। इस लैब में क्या होता है ये मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने जा रहा हूं। इस लैब को जानिए। इस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मतलब जहां वायरस को पढ़ा अध्ययन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, उसे वायरोलॉजी कहते हैं। इस लैब का नाम है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। लैब में जैविक शोध होता है, बायो रिसर्च होती है। इस लैब में बाकायदा इस रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। और क्या इस रिसर्च का हिस्सा ये वायरस है? खतरनाक संक्रमणों से जुड़े होते हैं शोध, यानी बहुत से ऐसे इंफेक्शन है जिससे जुड़ी हुई रिसर्च होती है। क्या कोरोना वायरस की रिसर्च अंदर चल रही थी, यही वो वायरस बनाया गया। विषाणुओं को यानी वायरस को बाकायदा स्टोर किया जाता है। वो वायरस, सोचिए, वायरस को अंदर स्टोर किया जाता है, वायरस को पैदा किया जाता है। इसके अलावा वायरस का म्यूटेशन किया जाता है, यानी वायरस को बदला जाता है इस लैब के अंदर। तो सोचिए ये पूरी लैब वायरसेस से भरी होती है। क्या इसी लैब में कोरोना वायरस बनाया गया और उसके बाद यहां से वायरस निकला? आइए अब आपको मैं दिखाता हूं हमारे रिपोर्टर जिनको अभी आपने सुना, ये इनकी एक और रिपोर्ट मैं वुहान से दिखाने जा रहा हूं। जरा देखिए, अनिल पांडे वहां मौजूद हैं वुहान पर, उनकी रिपोर्ट देखिए। अभी हम वुहान में मौजूद हैं। वुहान से ही कहा जाता है वहाँ का जो सी फूड मार्केट है, वहाँ से वायरस बाहर निकला। और वहाँ पर जो वेट मार्केट था, वहाँ पर जंगली जानवर कुछ बिका करते थे, ऐसा आरोप है। उसके बाद चीन में अभी हम जब वहाँ पहुँचे, हमने दर्शकों को दिखाया कि वो बाजार पूरी तरह से बंद हो चुका है, सी फूड मार्केट। अब वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है, उसे बंद कर दिया गया है। चीन का कहना है कि हमने उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। उसके पास में ही जो फल का बाजार है वो जरूर खुला है। इस समय वुहान में पूरी शांति है, वुहान बिल्कुल सामान्य हो चुका है। वुहान की सी फूड मार्केट में अब कुछ भी जानवर नहीं बिकते हैं, जो कि जैसे कहा जाता है पहले कुछ चमगादड़ या पेंगोलिन जैसे जानवर बिकते थे, कुछ लोग उसको खाते थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। और ये ऐसा ही नहीं कह रहे, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या वाकई इस जैविक आतंक की वजह से ही लाखों जानें चली गई हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो मैं दिखा रहा हूं ये महज आंकड़े हैं, लेकिन क्या ये इसी जैविक आतंक की वजह से मौतें हुई हैं? देखिए जरा, पूरी दुनिया में 34,20,000 मौतें हो चुकी हैं। क्या वो इस वायरस की वजह से हुई हैं? मैं आपको साथ ही दिखाऊं, अमेरिका में 6 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, ब्राजील में 4,39,000 मौतें हो चुकी हैं और भारत में 2,83,000 जाने जा चुकी हैं। क्या इसी जैविक आतंक की वजह से मौतें हो रही हैं? सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, यह सवाल इससे पहले खुद चीन की साइंटिस्ट, जी हां, चीन की साइंटिस्ट ली मेंग यांग कर चुकी हैं, जिनको आपको हमने सुनवाया था। ली मेंग यांग जो कि खुद चाइना में रहती थी, फिलहाल न्यूयॉर्क में है इस वजह से क्योंकि उनकी जान को खतरा था। ली ने पहले दिन कहा था दरअसल ये जो जैविक हथियार है ये चीन में बना है, चीन की लैब में बना है, ये खुद चीनी साइंटिस्ट कह रही हैं, तभी उनकी जान को खतरा है। न सिर्फ ये बल्कि निकोलस वेट जो कि ब्रिटिश ऑथर हैं, वो इस बात को दोहरा चुके हैं, वो कह चुके हैं कि ये बाकायदा लैब में तैयार हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। निकोलस वेट ने बाकायदा खास इंटरव्यू रिपब्लिक को दिया था। और निकोलस वेट से आपको पता होगा, दुनिया में एक शख्स जो बार बार इसे चीनी वायरस कह रहा था, दुनिया में एक शख्स जो बार बार चीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था, वो थे डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से कह रहे थे कि यह वायरस चीन में निर्मित है। डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से बार बार यह
ये कह रहे थे कि ये चीनी वायरस है और चीन पर सीधा सीधा वो आरोप लगा रहे थे। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो का कहना है कि ये चीन में बना हुआ वायरस है। ये आप देख रहे हैं माइक पोम्पियो को। पोम्पियो कह रहे हैं ये चीन में बना वायरस है। पोम्पियो कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। चीन ने अपनी लैब तक किसी को जाने नहीं दिया, लेकिन सीधा सीधा सवाल चीन पर उठा रहे हैं। इन मौतों के लिए चीन जिम्मेदार है। देखिए जरा रिपोर्ट। चीन की कोरोना साजिश डिकोड। चीन वायरस या ड्रैगन का जैविक हथियार। कोरोना वायरस नहीं, तीसरे विश्व युद्ध का हथियार। ट्रंप के साथी ने खोल दी चीन की पोल। कोरोना कोई वायरस नहीं बल्कि चीन का जैविक हथियार है जो दुनिया में तबाही मचा रहा है। अब अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जो दावा किया है, कम से कम वो तो यही बताता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के दावे के मुताबिक दुनिया पर जैविक आतंक का खतरा मंडरा रहा है और इसकी जड़ में कोई और नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी चीन है। वो चीन जहां से कोरोना वायरस निकला और दुनिया में तबाही मचा दी। कोरोना ने जिस तरह से बड़े बड़े मुल्कों को भी झुका दिया, वो ये बताने के लिए काफी है, अगर पोम्पियो का दावा सही है तो चीन पर कड़े शिकंजे का वक्त है। और आइए अब आपको जल्दी से मैं बताता हूं ये माइक पोम्पियो है कौन। इनके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। माइक पोम्पियो दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी हैं। माइक पोम्पियो को इसलिए अहमियत देने की जरूरत है कि ट्रंप सरकार में माइक पोम्पियो विदेश मंत्री थे। एक एक चप्पा चप्पा हर मुल्क उनका देखा और छाना है। ट्रंप के बेहद करीबी थे माइक पोम्पियो। ट्रंप अगर ये बात कह रहे थे कि चीनी वायरस है, यानी ऐसे ही नहीं कह रहे थे, उसमें हकीकत जरूर थी। इसके अलावा आपको बताएं, जो माइक पोम्पियो खुफिया एजेंसी CIA के भी प्रमुख थे, यानी अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसके प्रमुख थे माइक पोम्पियो। इसलिए माइक पोम्पियो का स्टेटमेंट और ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन के खिलाफ माइक पोम्पियो ने सख्त रुख अपनाया था पहले दिन से कि माइक पोम्पियो के जो तेवर थे वो पहले दिन से ऐसे ही थे कि चीन की जांच होनी चाहिए इस मामले में। साथ ही आपको बताएं कि इसकी वजह से चीन ने माइक पोम्पियो को बैन कर दिया है। चीन ने माइक पोम्पियो पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये मैं आपको बता रहा हूं। न सिर्फ इतना बल्कि मैं आपको बताता हूं पोम्पियो ने क्या बड़ी बातें कही हैं। आइए आपको बताता हूं पोम्पियो क्या कह रहे हैं। दरअसल वो कहना चाह रहे हैं, पोम्पियो कह रहे हैं वुहान लैब से ही निकला कोरोना वायरस। एक बात साबित हो गई है कि अब किसी दूसरे और तीसरे शख्स को बोलने की जरूरत नहीं। जल्दी से रोटेट करें। पोम्पियो कह रहे हैं लैब में वायरस बनाने के सबूत मौजूद हैं, यानी उस दौरान जिस वक्त खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप थे और पोम्पियो विदेश मंत्री थे, उस आधार पर वो कह रहे हैं कि लैब में ही ये वायरस बना। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सबूत मिटाने की कोशिश की। सीधा सीधा चीन की सरकार पर ये आरोप और इल्जाम लगा रहे हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी थी, यानी कोरोना का नया स्ट्रेन जो बना उसके बारे में जानकारी थी, ये कहना है पोम्पियो का। हवा में भी वायरस फैलने की पूरी आशंका थी। ये बड़ी बातें पोम्पियो ने कही हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है कोरोना पर, चीन पर माइक पोम्पियो ने। सुनिए जरा। Look, the best experts so far seem to think it was man-made. I have no reason to disbelieve that at this point. The Chinese Communist Party had the opportunity to prevent all of the calamity that has befallen the world. We've done our best to try and answer all of those questions. We tried to get a team in there. The World Health Organization tried to get a team in there, and they have failed. No one's been allowed to go to this lab or any of the other laboratories. There are many labs. सुना आपने, वो कह रहे हैं WHO ने वुहान भेजी थी टीम, लेकिन पहले मैं आपको बता चुका हूं कि WHO को एक्सेस नहीं दिया लैब में। लेकिन अमेरिका में जो मौतें हुई, ट्रंप उस वक्त राष्ट्रपति थे, आपको याद होगा। अमेरिका में लाशों की इतनी ज्यादा लाशें थी कि जगह नहीं थी दफनाने की, और अमेरिका में लगभग इस वक्त 6 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। यही गुस्सा था खुद ट्रंप का। ट्रंप ने अपने दौर में इसे चीनी वायरस कहना शुरू कर दिया था। ट्रंप ऐसे ही चीनी वायरस नहीं कह रहे थे, यानी ट्रंप को इल्म था, ट्रंप को पहले से ही गुप्त जानकारियां मिल रही थी। सुनिए जरा ट्रंप उस वक्त से क्या कुछ कह रहे थे। China was putting out information which was false, that our military gave this to them. That was false. And rather than having an argument, I said,
I have to call it where it came from. It did come from China. So I think it's a very accurate term. But no, I didn't appreciate the fact that China was saying that our military gave it to them. Our military did not give it to anybody. Critics say using that phrase creates a stigma. No, I don't think so. No, I think saying that our military gave it to them creates a stigma. तो ट्रंप को आपने सुना, ट्रंप इसे बार बार चीनी वायरस ही कह रहे थे। ट्रंप के ट्वीट्स आपको दिखाते हैं, ट्रंप ने उस दौरान जो ट्वीट किए वो देखिए। ट्रंप के ट्वीट आपको दिखाऊंगा कि ट्रंप ने तब क्या क्या कहा है। ट्रंप पहले दिन से इसे बता रहे थे कि वो चीनी वायरस ही है। ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने जो पहला ट्वीट किया मैं आपको बताऊं, ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा, 17 तारीख को ट्रंप ने ट्वीट किया। ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा, अमेरिका के कुछ राज्य चीनी वायरस से बुरी तरह से प्रभावित हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, उस वक्त उन्होंने लिखी थी बात जिस वक्त वो राष्ट्रपति थे। इसके अलावा ट्रंप ने क्या लिखा मैं आपको बताऊं। ट्रंप उसके बाद अगर जल्दी से रोटेट करिए प्लीज। ट्रंप ने आगे लिखा, चीन ने अमेरिका और पूरी दुनिया को बहुत नुकसान किया है, यह ट्रंप ने लिखा। ट्रंप ने इसके साथ ही लिखा, अगला ट्वीट में ट्रंप का आपको बताऊं, ट्रंप ने इसके साथ लिखा कि ये जो चीनी वायरस है, जैसे जैसे महामारी का क्रूप चेहरा पूरी दुनिया में फैल रहा है, चीन के ऊपर उनका गुस्सा और रोष बढ़ता जा रहा है, यह ट्रंप ने लिखा था। बहरहाल आइए अब आपको दिखाता हूं, एक और ग्राफिक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे कैसे ट्रंप का ट्वीट मैंने आपको दिखा दिया, और अब आपको बताते हैं कि कैसे कौन कौन से साइंटिस्ट ने इस पर आरोप लगाया है। बहुत से साइंटिस्ट रहे जिन्होंने कहा कि ये जो वायरस है ये चीन का वायरस है। बहुत से साइंटिस्ट पहले भी आए, यानी मैं आपको बताऊं कि चीन पिछले लगभग 2 साल से लगातार सच को छिपाने में जुटा हुआ है। लगातार यह दावा करता रहा कि कोरोना वायरस उसकी वुहान लैब से नहीं फैला, लेकिन अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री पोम्पियो के मौजूदा दावों से साफ है कि वुहान की वायरोलॉजी लैब में न सिर्फ इस वायरस को बनाया गया बल्कि जैविक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। माइक पोम्पियो से पहले कई वैज्ञानिक भी इस तरह के दावे करते रहे। चीन की वायरोलॉजिस्ट ली मेंग यांग ने, आपको याद होगा, कुछ वक्त पहले यह दावा किया था कि कोरोना वायरस एक जैविक हथियार है, और उनके बाद खुद निकोलस वेड भी ये दावा कर चुके हैं कि ये जो वायरस है ये चीन में बना है। बहरहाल आपको बताएं कि इसके अलावा ब्रिटिश पत्रकार और लेखक निकोलस वेड भी ये कह चुके हैं कि ये वायरस चीन में बना है, और इस तरह के दावों से साबित है कि ये वायरस चीन में ही निर्मित हुआ है। बहरहाल खबर में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि बात हो गई कोरोना की, लेकिन आपके मुख्यमंत्री कहां हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके लिए जानना जरूरी है कि सारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, कौन सा मुख्यमंत्री क्या काम कर रहा है। पहली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन सा मुख्यमंत्री, आपके राज्य का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार बैठकें कर रहे हैं। राजस्थान में जैसे हालात खराब हो रहे थे उसके बाद अशोक गहलोत एक्शन में थे पूरी तरह से। न सिर्फ अशोक गहलोत बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी बड़ा चैलेंज था। अरविंद केजरीवाल उद्घाटन करने पहुंचे थे। ये जीटीबी अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल ने यहां एक बेड, जो लगभग कई बेड्स का अस्पताल बनाया गया था, उसका उद्घाटन किया अरविंद केजरीवाल ने। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। देखिए, भूपेश बघेल लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें कर रहे हैं, लगातार कोविड सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं। भूपेश बघेल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। भूपेश बघेल के बाद मैं शिवराज की दिखाता हूं, और शिवराज के बाद आपको योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए जरा, शिवराज सिंह चौहान उज्जैन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बैठकें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और राज्य के लोगों तक पूरी सुविधाएं पहुंचे उसकी कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कोरोना हो गया था पहले शिवराज को कुछ वक्त पहले, लेकिन अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो बड़ी है। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि योगी को भी कोरोना हो गया था। जब योगी को कोरोना हुआ था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी बैठकें कर रहे थे, लेकिन ये देखिए, कोरोना से ठीक होने के बाद योगी एक्शन में आ गए। योगी कोविड सेंटर पहुंचे, योगी कई बेड्स का जो अस्पताल उसका इनॉग्रेशन करने पहुंचे। ये योगी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बाकायदा अलग अलग जगहों पर पहुंचे। लेकिन योगी आदित्यनाथ सिर्फ उन मुख्यमंत्रियों में शुमार हैं जो एक आइसोलेशन सेंटर पहुंचे। मुरादाबाद में योगी आइसोलेशन सेंटर पहुंचे। देखिए जरा,
ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं मुरादाबाद की 8 मई की तस्वीरें हैं। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर पहुंचे थे योगी। इसके बाद योगी एक गांव पहुंचे थे, यहां लोगों से जायजा लिया। इसके बाद योगी पहुंचे कोरोना संक्रमित परिवार से मिलने के लिए भी योगी पहुंचे थे मुरादाबाद में। अगर वो तस्वीरें मैं दिखा सकूं कि आइसोलेशन में जो लोग मौजूद हैं उनसे मिलने पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ। ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मुरादाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी जिस वक्त मुरादाबाद पहुंचे थे, मुरादाबाद ही नहीं, योगी इसके बाद कहां पहुंचे आइए मैं आपको दिखाता हूं। योगी पहुंचे नोएडा की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नोएडा में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, जहां लोग वैक्सीन लगवा रहे थे। योगी लोगों के बीच पहुंचे, योगी ने वैक्सीन लगवाई। योगी ने वैक्सीन सेंटर पहुंचे और वहां लोगों से बातचीत की योगी आदित्यनाथ ने। नोएडा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं एएमयू की, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहां पर अलीगढ़ के लगभग 47 मौतें हुई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर 18 प्रोफेसर की। योगी खुद एएमयू पहुंचे और वहां जायजा लिया योगी ने। योगी उन मुख्यमंत्रियों में शुमार जो लोगों के बीच पहुंचे और जायजा लेते रहे। योगी आपको बताऊं वाराणसी भी पहुंचे। 9 मई को योगी वाराणसी पहुंचे और बीएचयू कोविड अस्पताल पहुंचे योगी। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी मेरा बताने का मकसद यह है कि कोरोना से उभरने के बाद योगी 19 दिन में 11 मंडलों के 47 जिलों में दौरे कर चुके हैं। योगी इकलौते वो मुख्यमंत्री हैं जो लगातार शहर जा रहे हैं, लगातार गांव जा रहे हैं, कोविड सेंटर जा रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे हैं। जरा योगी पर ये रिपोर्ट देखिए आप। कोरोना पर योगी प्रहार, कर्तव्य पथ पर आदित्यनाथ, शहर गांव पहुंचे योगी। यूपी में काबू में कोरोना का कोहराम। हौसले बुलंद हों और इरादे नेक तो पहाड़ जैसी मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। इस सच को साबित कर दिखाया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दरअसल 14 अप्रैल को जब योगी कोरोना पीड़ित हुए थे तो लगा कि यूपी अब राम भरोसे है। लेकिन कोरोना पीड़ित होने के बावजूद योगी अपनी जनता की सेवा में लगे रहे, मीटिंग करते रहे, रिपोर्ट लेते रहे और जरूरी निर्देश देते रहे। उसके बाद जैसे ही 30 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, वो निकल पड़े हालात का जायजा लेने के लिए और अपनी जनता से सीधा संवाद करने के लिए। शुरुआत मुरादाबाद और बरेली से की। जानकारी वगैरह दी जा रही है, सब ठीक है ना? हाँ वैसे ठीक है ना, दवा वगैरह सब। योगी अब तक 19 दिनों में 11 मंडलों के 47 जिलों का दौरा कर चुके हैं। हर जिले में वो कोविड कमांड सेंटर का जायजा लेते हैं। अधिकारियों, डॉक्टरों, मरीजों, तीमारदारों से मिलते हैं और 1 या 2 गांव में जरूर जाते हैं ताकि उन्हें फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मिले। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर योगी ने अब तक क्या क्या किया है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि योगी कहां गए, ये मैंने आपको बताया। अब ये फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे उत्तर प्रदेश में रेट कैसे बढ़ा है, यानी कम हुआ है। जो 4.5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हुए उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बताऊं 4 करोड़ 55 लाख टेस्ट हुए उत्तर प्रदेश में। 90% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। मैं आपको बताऊं कोरोना रिकवरी रेट जो है, रिकवरी रेट लगभग 90% से ज्यादा है और इसके साथ साथ पॉजिटिविटी रेट 2.45% है। यानी 100 टेस्ट हो रहे हैं तो 3 लोगों से कम पॉजिटिव उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ साथ कोरोना मृत्यु दर 1.1% पर पहुंच गई है। यह उत्तर प्रदेश की सिचुएशन है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि योगी कहां गए हैं इतने वक्त में। जो मैंने आपको दिखाया, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि योगी कहां गए हैं। देखिए जरा उत्तर प्रदेश के नक्शे में योगी पिछले 19 दिन में कोरोना से ठीक होने के बाद देखिए वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, ये मंडल लगभग 11 मंडल के 47 जिलों में योगी 19 दिन में जा चुके हैं। आइए अब आपको बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने अब तक क्या कुछ एक्शन लिया है इन 19 दिनों में। तो योगी ने क्या कुछ किया है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां की आबादी 20 करोड़ से भी ज्यादा है, जो दुनिया के कई देशों
कई गुना है आबादी के मुकाबले कई देशों के। अब ऐसे इतना बड़ा राज्य हो और कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी जिसे लेकर पूरी दुनिया में कोहराम मचा हो, वहां कोरोना को काबू में करना कितना मुश्किल है, इसे बखूबी समझा जा सकता है। लेकिन आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से कोरोना को नियंत्रित करने में बेहद कामयाब हैं। और क्योंकि टेस्टिंग बढ़ने के बावजूद कोरोना के मरीज कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी गिरा है और मृत्यु दर भी काफी कम हुआ है। योगी आदित्यनाथ की इस कामयाबी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुश हैं और राज्य सरकार के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उत्तर प्रदेश और खासतौर से वाराणसी में कोरोना के हालात की समीक्षा के दौरान अपनी संतुष्टि का इजहार किया है। दरअसल कोरोना की पहली लहर के दौरान भी योगी इतने ही सक्रिय थे, दूसरी लहर में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि इस बार कोरोना गांव-गांव तक पहुंच गया है। ऐसे में गांव में सर्वे करना, सर्वे के बाद टेस्टिंग कराना, टेस्टिंग के बाद पीड़ितों को फौरन इलाज मुहैया कराना, योगी आदित्यनाथ लगातार इस काम में लगे हुए हैं। शहरों, कस्बों और गांव में जाकर हालात की समीक्षा कर रहे हैं, आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। योगी की ये कुछ ऐसी कोशिशें रही हैं जिसने प्रधानमंत्री का दिल जीत लिया है। प्रधानमंत्री नहीं, देश की अदालत भी योगी से खुश है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के मॉडल की तारीफ की है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि उद्धव सरकार योगी मॉडल को क्यों नहीं अपनाती है, जिसमें बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए बाकायदा पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट पर जोर दिया गया है। और दरअसल योगी सरकार ने बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए हर बड़े शहर में 50 से 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने का फैसला किया। इससे पहले नीति आयोग भी योगी सरकार के कामकाज पर अपनी संतुष्टि का इजहार कर चुका है और आयोग ने योगी सरकार के कामकाज को दूसरे राज्यों के लिए नजीर बताया है। नीति आयोग ने योगी सरकार के TTT की पॉलिसी ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की जमकर सराहना की और इसे बेहद सफल बताया है। आयोग ने योगी सरकार के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम की भी सराहना की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने हाईकोर्ट या नीति आयोग ही नहीं, हेल्थ में दुनिया की सबसे बड़ी संस्था WHO भी योगी का मुरीद हो गया है। WHO ने कहा है कि दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य यूपी में योगी सरकार ने गांव में घर घर जाकर लोगों के टेस्ट किए हैं ताकि कोरोना महामारी को रोका जा सके। योगी सरकार की ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का फॉर्मूला सराहनीय है। तो योगी सरकार ने क्या कुछ किया है ये मैंने आपको बताया है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आखिर कैसे फिलिस्तीन और इजराइल में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वो रोज हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सबसे पहले हमास की तस्वीरें। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे पाकिस्तान में इजराइल पर परमाणु बम दागने की मांग उठ रही है, ये आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप हमास की तस्वीरें देखिए। हमास के आतंकी हैं ये जो आप देख रहे हैं, इसमें गोला डाला और उसके बाद यहां से गोला दागा है, ये इजराइल में दागा गया है। गाजा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हमास ने यानी आतंकी संगठन हमास जो है उसने ये वीडियो जारी किया। फुल स्क्रीन जरा एक बार तस्वीरें मैं दिखाऊं, देखिए जरा हमास की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हमास के आतंकी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं जो इजराइल पर हमला कर रहे हैं। इजराइल पर हमले की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा, यानी दोनों तरफ से गोला बारूद जारी है। हमास की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इजराइल पर यह आतंकी हमला हो रहा है फिलिस्तीन की तरफ से। उसके बाद इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है। ये देखिए, ये रिहायशी इलाकों में यानी घरों के बीच, बिल्डिंग के बीच, सोसाइटी के बीच, ये देखिए जाके गिरा कहां है, इजराइल में जाकर ये गिरा है। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। धमाका आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। इजराइल की तस्वीर आपने देखी है जहां ये धमाका हुआ है। ये हमास ने वीडियो जारी किया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वहां हालात क्या है। हमास ने वीडियो जारी किया है, आइए मैं आपको दिखाते हैं। इस हमले के बाद कैसे टनल उड़ाई है इजराइल ने, ये देखिए। उसके बाद इजराइल ने आतंकी हमला किया फौरन, और ये जो आप धुआं उठते देख रहे हैं ये इजराइल ने टारगेट किया इस जगहों पर। उसके बाद ये पूरा इलाका, ये पूरी सुरंग बताई जा रही है, लगभग कई किलोमीटर लंबी ये सुरंग थी। कई अटैक किए गए बीच में। अगर फुल स्क्रीन ये तस्वीरें मैं दिखाऊं, इजराइल के जरिए ये हमले किए गए। देखिए पूरी टनल अगर आपको नजर आ रही हो, आतंकी सुरंग पर ये इजराइल ने हमला किया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा, सुरंग पर हमला और ये भीषण धमाका जो आपने देखा है, ये देखिए, जो आप आवाज सुन रहे हैं, बारूद की आवाज, ये बता रहा है कि किस कदर ये रॉकेट और ये गोला बारूद खून के प्यासे हो गए हैं।
इजराइल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने जो गोले दागे हैं, हमास पर आतंकी सुरंग पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दी है। एक और तस्वीर मैं आपको गाजा की दिखाने जा रहा हूं। गाजा के शायमा की तस्वीर है। देखिए कैसे इजराइल ने यह हमला किया है। ये देख रहे हैं इजराइल के हमले की तस्वीर है। रात में इजराइल के लड़ाकू विमान गाजा के ऊपर उड़ान भरते हैं और उसके बाद यहां टारगेट सेट करते हैं और उसके बाद उस इलाके को उड़ा देते हैं। इजराइल का कहना यह, फुल स्क्रीन अगर मैं दिखाऊं, इजराइल का कहना यह है कि दरअसल ये आतंकी ठिकाने हमास के जिनको वो टारगेट कर रहे हैं। ये आपकी तस्वीर है आज की जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल लगातार ये कह रहा है कि ये दरअसल वो तस्वीरें हैं जो जहां आतंकी छिपे होते हैं, वो तस्वीरें। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं गाजा की। गाजा की देखिए पूरी तरह से घर उजड़ गए। ये गाड़ी खड़ी हुई है, एक इमारत गिरी है, उसके बाद ये किसी के घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो पूरा घर ध्वस्त हो गया है। जो इजराइल के हमले में ये देखिए गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जलकर खाक हो गई है। फुल स्क्रीन अगर ये मैं तस्वीरें दिखाऊं, ये गाजा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग मौजूद हैं, एम्बुलेंस खड़ी हुई है। ये बता रहा है कि वहां जो लोग घायल हैं उन्हें एम्बुलेंसेस अस्पतालों की तरफ लेकर जा रही है। और आइए अब आपको दिखाता हूं कि कैसे इन तस्वीरों के बाद हमास और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच पाकिस्तान की तरफ से यह आवाज उठ रही है। पाकिस्तान की संसद में कहा गया कि अब वक्त है कि इजराइल पर न्यूक्लियर हमला करो, परमाणु हमला करो। देखिए सुनिए जरा, पाकिस्तान के एक सांसद को पाकिस्तान की संसद के अंदर उन्होंने कहा कि हमने ये परमाणु हथियार क्या अजायब घर और म्यूजियम में रखने के लिए बनाए। सुनिए जरा। आप क्यों आज इस्राइल के खिलाफ ऐलान जिहाद नहीं करते? हमारे पास F-17 मौजूद है, हमारे पास एटम बम है। ये एटमी कुव्वत कब काम आएगा? ये मिसाइल हम खिलौने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को दिखा देंगे, और इस एटम बम को हम किसी अजायब घर में रख के हम ये कहेंगे कि फलां दौर में हमने एटमी कुव्वत हासिल की थी। अगर आप कश्मीर को आजाद करना चाहते हैं, अगर आप फलस्तीन को आजाद करना चाहते हैं, जिहाद के अलावा, इन लोगों के साथ लड़ने के अलावा, इनका मुकाबला करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये पाकिस्तान के सांसद को आप सुन रहे थे, एक बार फिर से सुनिए। वो कह रहे हैं हमारे पास कोई रास्ता नहीं है परमाणु हथियार दागने के सिवा। संसद के अंदर ये सांसद बयान दे रहे हैं, सुनिए जरा फिर से। आप क्यों आज इस्राइल के खिलाफ ऐलान जिहाद नहीं करते? हमारे पास F-17 मौजूद है, हमारे पास एटम बम है। ये एटमी कुव्वत कब काम आएगा? ये मिसाइल हम खिलौने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को दिखा देंगे, और इस एटम बम को हम किसी अजायब घर में रख के हम ये कहेंगे कि फलां दौर में हमने एटमी कुव्वत हासिल की थी। अगर आप कश्मीर को आजाद करना चाहते हैं, अगर आप फलस्तीन को आजाद करना चाहते हैं, जिहाद के अलावा, इन लोगों के साथ लड़ने के अलावा, इनका मुकाबला करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो पाकिस्तान के सांसद को आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इमरान के बहुत नजदीकी शाह महमूद कुरैशी टर्की पहुंच गए हैं, तुर्की पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की कोशिश यह है कि टर्की के सहारे पूरे मुस्लिम देशों को एक साथ एकजुट करके मिलाया जा सके। कुरैशी की एक और तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कुरैशी टर्की से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक है। और इसके बाद ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एर्दोगान से मिलने खुद कुरैशी एर्दोगान से मिलने पहुंचे टर्की के राष्ट्राध्यक्ष से, और उसके बाद वहां से एक प्रस्ताव तैयार करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए रवाना हो गए कुरैशी। आइए मैं आपको बात अब दिखाता हूं कि दरअसल टर्की है कहां पे, टर्की किस जगह पर स्थित है। यह दिखाने का मकसद सिर्फ यह है कि कैसे दरअसल एकजुट करने की कोशिश हो रही है। यह मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, ये नक्शा आप देख रहे हैं, ये तुर्की है, ये इजराइल है। इसको ये मैं जो आपको दिखा रहा हूं इसलिए कि पाकिस्तान दरअसल पहुंचा है टर्की, पाकिस्तान तुर्की पहुंचा, और तुर्की पहुंचने का मकसद ये है कि आसपास के जितने देश हैं, फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें दिखाऊं, आसपास के जितने देश हैं इनको एकजुट होकर मिलाया जाए। इनको मिलाने के बाद इसकी कोशिश ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाकर एक प्रस्ताव पारित कराया जाए, क्योंकि इस वक्त अगर कोई एक्शन लेने की स्थिति में है तो वो केवल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी यूएनएससी जाए, ये कोशिश है।
खुद पाकिस्तान की, क्योंकि जो यरूशलेम है उस पर अधिकार अभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है, क्योंकि यूएनएससी ने कभी भी यरूशलेम को इजराइल को नहीं सौंपा। इजराइल ने बहरहाल उसको अपनी राजधानी घोषित किया हुआ है। तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं मैप, ये मैप आप देख रहे हैं इजराइल और उसके आसपास के मुल्कों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, कौन कौन से देश उसके आसपास हैं, उसके आसपास कौन कौन से देश हैं। आइए आपको दिखाता हूं कि खुद टर्की के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं एर्दोगान, उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो खुद सबसे पहले एर्दोगान ने ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग पर सवाल उठाए थे। एर्दोगान ने ही ओआईसी की बैठक बुलाई, यानी सभी मुस्लिम देशों की बैठक बुलाई खुद टर्की ने। टर्की बढ़ चढ़कर इस मामले में आगे से आगे बोल रहा है, क्योंकि टर्की खुद लगा हुआ मुल्क है इजराइल के। आइए आपको बताते हैं टर्की ने यानी एर्दोगान ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं इस मामले में। सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा एर्दोगान ने क्या क्या कदम उठाए हैं। इजरायली एक्शन पर सबसे पहले एक्टिव अगर कोई मुल्क हुआ है तो वो तुर्की हुआ है। इसके साथ ही आपको बताऊं कि तुर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन को फोन किया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया, एर्दोगान ने फोन किया। साथ ही इजराइल के खिलाफ एक्शन की मांग की, यानी पुतिन से मदद मांगी, रूस के राष्ट्रपति से मदद मांगी। एर्दोगान ने अमेरिका के इजराइल को समर्थन से नाराज है, यानी अमेरिका ने जो अब तक रुख अपनाया है उसके समर्थन से नाराज है और अमेरिका पर ऐसी टिप्पणी की जिससे अमेरिका और नाराज हो गया। ये वो टिप्पणी है, बाइडेन के हाथ खून से सने हुए हैं, यानी ये तुर्की के राष्ट्रपति ने ये जो बात कही है इससे अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज है। अमेरिका में बहुत गुस्सा है। ये कहना कि अमेरिका के हाथ खून से रंगे हैं या सने हैं, ये कहने का मतलब एर्दोगान का ये था कि दरअसल जो कुछ हो रहा है इजराइल के जरिए हमास में, उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। इजराइल को आतंकी देश बताया, इजराइल को साथ ही साथ आतंकी देश बताया और हमास और फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश भी टर्की ने की है। यही वजह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुद टर्की पहुंचे हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान सबको एकजुट करने की अब कोशिश कर रहा है और अब खुद कुरैशी जो पहुंचे थे टर्की, वो वहां से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। देखिए रिपोर्ट। इजराइल विवाद में कूदा पाकिस्तान, तुर्की और पाकिस्तान को मिला मौका, फिलिस्तीन की मदद करेगा पाकिस्तान, मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश। फिलिस्तीन और इजराइल हमले के बीच पाकिस्तान और तुर्की एक्टिव हो गए। पाकिस्तान अपने आका तुर्की के साथ मिलकर साजिश रचने में जुट गया है। एक तरफ जहां मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी इस मामले पर सिर्फ बयान जारी कर रहा है, वहीं पाकिस्तान और तुर्की मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। इमरान ने विदेश मंत्री कुरैशी को तुर्की भेजा है। दरअसल इजराइल के बहाने तुर्की और पाकिस्तान मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात की। कुरैशी ने कुछ और मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। तुर्की से ही कुरैशी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए, जहां संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ एक नया प्रस्ताव लाया जाएगा। इधर खुद आर्थिक संकटों से जूझ रहे पाकिस्तान ने फिलिस्तीन को मदद देने का फैसला किया है। इमरान खान की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें फिलिस्तीन के लिए मेडिकल किट्स भेजने का फैसला लिया गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं, यानी पाकिस्तान एक तरफ से घेराबंदी कर रहा है जिससे इजराइल ये हमले रोक दे, लेकिन पाकिस्तान हमास और फिलिस्तीन से नहीं कह रहा है हमले रोकने के लिए। वॉशिंगटन डीसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां फिलिस्तीन के हक में प्रदर्शन हो रहा है। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, वॉशिंगटन की तस्वीरें हैं जहां फिलिस्तीन के फेवर में प्रोटेस्ट हो रहा है। सड़कों पर लोग पहुंचे हैं, बैनर, पोस्टर, कार्डबोर्ड लेकर लोगों के हाथों में फिलिस्तीन के हक में नारेबाजी कर रहे हैं।
तो आप तस्वीरें देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन की भी, और लगातार संयुक्त राष्ट्र पर भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि वो भी जल्द से जल्द दोनों मुल्कों में शांति कायम करें। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।